सिमिलरली 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट रिपीट हुई थी, तब 2 दिन अपर सर्किट लगा। वॉरेन बफे ये भी बोलते हैं कि बाजार की गिरावट से घबराइए मत, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लीजिए। देखिए, मैंने एक चीज सीखी है अपने 20 साल की जर्नी में कि जब सबसे ज्यादा डर लगता है बाजार में, वही यूजुअली हाइंडसाइट में सबसे अच्छा समय होता है पैसा लगाने का। Why there is so much panic in the Indian equity markets? What should investors do now, or is it the buying opportunity in the current scenario? आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय बाजारों में इतना पैनिक मचा हुआ है? हमने क्रैश देखा, बीते टाइम में मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक सडन जो है एफआईआईज का सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा है कि भारतीय बाजारों में पूरा पैनिक मच गया है। तो आखिरकार रीजन क्या है? अब क्या इन्वेस्टर्स कर सकते हैं? क्या जो एक इलेक्शन फेयर है उसका ये कारण है, या फिर और अब मार्केट आगे कैसा कर सकता है जब तक नई सरकार नहीं बनती, नया बजट आएगा और आगे जो भी इवेंट्स लाइनअप है? ये सारी बातें आज हम जानेंगे। मेरे साथ गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे इन सारी चर्चाओं पर बातचीत करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। आई एम योर फाइनेंशियल फ्रेंड चारू गर्ग। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है? जो लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को भी क्लिक करें सो दैट हम जो भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और हमारे इस एफर्ट्स को बहुत सारे लाइक दे दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लगातार इसी तरह से काम करते रहें और खूब सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेकर आए। शो शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर मार्केट्स में हुआ क्या है। थोड़ा सा डेटा पे नजर डालते हैं। तो 3 मई 2024 वो दिन था जब इंडियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो है टच किया था 22,800 on the higher side, which was all-time high for Nifty. But within a span of 10 days, Indian markets went into a sell-off mode triggered by FII's huge selling. Foreign institutional investors have been the sellers from quite some time, but since 3rd of May, their selling has been increased multiple times. बीते एक हफ्ते में फिगर्स पर नजर डालें तो they have almost sold 24,000 crore in cash market and went heavily short in index also. और एक और जरूरी बात, हर पोलिंग डे पर इंडियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा गिरावट इस बार देखने को मिल रही है। इस दौरान यूएस मार्केट में काफी हद तक एक स्टेबिलिटी आई है। तो चलिए ज्यादा वक्त आपका नहीं लेते, फटाफट से शो की शुरुआत करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। आई एम योर फाइनेंशियल फ्रेंड चारू गर्ग। मेरे साथ हैं आज पूरी बातचीत करने के लिए गुरमीत चड्ढा। ही इज द मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ ऑफ कंप्लीट सर्कल। वेलकम गुरमीत, वेलकम टू द शो। थैंक यू चारू, ऑलवेज अ प्लेजर। गुरमीत, पहला सवाल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमने देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से मार्केट्स में आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि इतना ज्यादा पैनिक हुआ है। बीते टाइम में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट लास्ट 1 वीक में एक तो जो एफआईआई का सेलिंग जो है, एक वो भी बहुत ज्यादा ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट आज मैं एक रिपोर्ट में भी पढ़ रही थी कि इससे पहले इलेक्शंस में जो था एफपीआईज का, दे वर द बायर्स इन द अर्लियर इलेक्शंस। सो एक जो ये अनसर्टेनिटी भी है ड्यू टू द इलेक्शन आउटकम। सो लाइक व्हाट्स योर टेक? तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो होती है इलेक्शंस के आसपास। आपको याद होगा 2019 में भी जब सेकेंड फेज से फिफ्थ फेज के बीच में यही बात हो रही थी कि शायद मेजोरिटी नहीं आएगी, 220 से 240 सीटें आएंगी, और निफ्टी उस टाइम पर 11,600 से लगभग 11,000 आया था, 4-5% करेक्शन का। तो एक कारण तो इलेक्शन रिलेटेड है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एफआईआईज हैं, बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, अच्छा रिटर्न बनाया पिछले 2-3 साल में। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा है। तो हर थोड़ा सा इवेंट रिस्क जब प्ले आने लगता है तो थोड़ा सा आप पैसा साइड में कर लेते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले इट सेफ ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इसको
ये बोल के नहीं देखा जाना चाहिए कि सबको लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी। ये थोड़ा सा इवेंट रिस्क के लिए रिस्क ऑफ होता है, नंबर वन। नंबर टू, हमारी जो अर्निंग्स भी आई वो उतनी अच्छी नहीं आई जो Q3 के हिसाब से आ रही थी, क्योंकि आज निफ्टी 21-22 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आपका अर्निंग ग्रोथ अभी तक जो आया है, अभी पूरा क्वार्टर अभी बचा है थोड़ा सा अर्निंग सीजन, करीबन 15% का अर्निंग ग्रोथ आ रहा है। तो अगर, और पीछे जो हमने देखा था एवरेज थोड़ी सी बेटर थी, 16-17% की थी, तो थोड़ा सा अर्निंग मिक्स बैक रहा। थोड़ा सा ये इलेक्शन रिलेटेड है। तीसरा, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी आए, इजराइल और ईरान का एस्केलेशन हुआ, यूएस का जो पहले बाजार प्राइस कर रहा था कि रेट कट शुरू हो जाएंगे जून में, अब लग रहा है शायद रेट कट हो ही ना इस साल, या एक ही रेट कट हो। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार में वोलेटिलिटी है। और 3-4%, 5% में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये इक्विटी में नॉर्मल है। तो थोड़ा सा इलेक्शन के पहले जहां पे भी अच्छा पैसा बना है, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, डिफेंस के नेम्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और थोड़ा सा रोटेशन भी हो रहा है। एफएमसीजी और फार्मा जो नहीं चला था वहां पे थोड़ा सा आपको अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो कुछ रोटेशन हो रहा है पोर्टफोलियो का, थोड़ा इवेंट रिस्क प्राइस हो रहा है, और इलेक्शन रिलेटेड ये वोलेटिलिटी नॉर्मल है। थोड़ा मुझे लगता है अर्निंग सीजन हल्का सा सॉफ्ट। आपने मल्टीपल फैक्टर्स बताए गुरमीत, आपने अर्निंग सीजन की भी बात करी, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन एक और टेक, क्योंकि इलेक्शन का ही जो है आउटकम फेयर बहुत बड़ा है इस समय। तो जो इलेक्शन से पहले एक जो उम्मीद थी कि एनडीए बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स लेकर आएंगे, और उनका ये नारा भी था कि अब की बार 400 पार। बीते टाइम में जो है वोटर टर्नआउट रेशियो अच्छा रहा है, लेकिन इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज भी कम है। तो बेसिकली लोगों को यही लग रहा है कि क्योंकि जब तक अब जो है 4 जून का इंतजार है, तब देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली जो कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर ही है, इसलिए इतना मार्केट में इतना क्रैश भी हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगी इस बारे में बोलना कि कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे नहीं है सिलेक्शन। एक एक बड़ा मुद्दा होता है जो स्विंग कर देता है वोट शेयर को 10-15%। ऐसा बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन के पास भी नहीं है, और शायद रूलिंग पार्टी के पास भी नहीं है। नंबर टू, हमें एब्सोल्यूट वोटर्स भी देखने चाहिए। अगर आप अभी देखेंगे तो लगभग 95-100 करोड़ इलेक्टोरेट है, और 65 करोड़ वोटर डालेंगे, तो एब्सोल्यूट नंबर में वोटर्स ज्यादा है। और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 2014 से बेटर है, 2019 से अभी थोड़ा कम। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमने इसका कुछ एनालिसिस किया था कि कुछ एक सीटों में जो हिंदी बेल्ट है, जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट स्ट्रांग है, वहां पे वोट शेयर का डिफरेंस काफी बड़ा था। बहुत सारी सीटों में, लगभग 200 सीटों में 10% से ऊपर का वोट शेयर था। तो वोटर टर्नआउट कम होना बहुत जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी हो वो, क्योंकि थोड़ा साइलेंट इलेक्शन है तो कहना बहुत मुश्किल है। और अभी भी आज के फेज के बाद भी 3 फेजेस और हैं। तो यूजुअली जैसा मैंने बोला, पिछली बार भी सेकंड से फिफ्थ सिक्स फेज पे मार्केट गिरा था, और जब एग्जिट पोल के नजदीक आने लगा था उसके बाद हमने थोड़ी सी प्री इलेक्शन डाली देखी थी। अगर कोई सेटबैक आता है तो इसमें 3 सिनेरियोज हैं। अगर कोई सेटबैक आता है, क्योंकि बाजार को कंटिन्यूटी पसंद है, उस केस में जरूर करेक्शन और आएगा। लेकिन अगर स्टेटस क्यों रहता है तो ये वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। एक चीज और आपको चालू जी नोट करनी चाहिए, मार्केट बहुत लाइट हो गया है। अब देखिए, जब पहले इलेक्शन था तो हम ऑल टाइम हाई पे थे, अब हम 4-5% थोड़ा सा नीचे आए, और 22,000 निफ्टी है अभी भी। अगर आप थोड़ा सा इसको, हम क्या है, थोड़ा ऑप्टिकली हेडलाइंस बड़ी लगती है हमको कि बाजार गिर गया, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 22,700 का भी 22,100 है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा, ये तो करेक्शन मार्च में भी आया था एक बार, और पीछे भी आया था थोड़ा बहुत। तो ये 5-10% का करेक्शन, इनफैक्ट पिछले 44 साल के सेंसेक्स में 40 साल ऐसे हैं जब हर साल 10% करेक्शन। कारण अलग अलग बनते हैं। इस साल ऑब्वियसली इलेक्शन है, बड़ा इवेंट है, बट वोलेटिलिटी नॉर्मल है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार थोड़ा लाइटन हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एफआईएस का ओनरशिप पहली बार डीआई की ओनरशिप से कम हो गया। ये बड़ा, ये इस डेटा को किसी ने चर्चा नहीं करी। आप देखिए, अभी लगभग हमारा जो एफआई का ओनरशिप है वो 66 लाख करोड़ है, और जो डीआई का ओनरशिप है मार्केट का वो 66.7 लाख करोड़ है। तो पहली बार डीआईएस का ओनरशिप, मैंने 20 साल के मार्केट में डीआईएस का ओनरशिप बढ़ा है। तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंस भी एफआईएस पे थोड़ी सी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत है। इंडिया को बहुत सारा रिस्क कैपिटल चाहिए, और अगर वो बल्क में एग्जिट करेंगे तो हमें रिएक्शन भी होगा। बट धीरे 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 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, रिटेल इन्वेस्टर भी स्ट्रांग हो रहा है। तो मेरा ये मानना है ये बाइनरी इवेंट है, इसमें कभी भी एक्सट्रीम कॉल मत लीजिए कि मैं पूरा कैश में आ जाता हूँ, या मैं एकदम ही बिल्कुल एग्रेसिवली घुस जाता हूँ कि मुझे लगता है गवर्नमेंट रिपीट होगी। थोड़ा बैलेंस नजरिया अपनाइए, और इलेक्शन रिलेटेड मूव 10-15 दिन में आगे जाओ सर। My next question about the Q4 earnings, as you mentioned that there were some concerns
So talking about the IT sector, that is still heavily down, which was trading at 52-week low. In banking space also, we have seen the HDFC Bank is in bad shape. That was also 52-week low. So how will you rate this entire Q4 earnings season, and what looks impressive for you in which space? So few things, Charuji. One, I think banks to me look attractive because अगर आप पिछले 2 साल देखें तो EPS growth in banks is around 55%, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 15% ही चला है, राइट? तो ये डी-रेटिंग हुआ है पूरे सेक्टर का। इनफैक्ट अगर आप पी मल्टीपल निकालेंगे फॉर द बैंकिंग सेक्टर, इट इज 16 टाइम्स वर्सेस 21 टाइम्स फॉर द ब्रॉडर इंडेक्स। एंड जून में वी हैव अ बॉन्ड इंक्लूजन इवेंट, जिसमें हमारा जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इज गेटिंग इंक्लूडेड, व्हिच विल लीड टू maybe 30-40 billion dollars of inflows. तो थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी एंड बैंक्स होल्ड लॉट ऑफ रीसेक, तो ट्रेजरी इनकम बढ़ सकती है बैंक की, which can slightly negate ये जो प्रेशर आ रहा है निम्स पे, कासा पे, क्रेडिट कॉस्ट पे। तो मुझे बैंक्स इनफैक्ट अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई थिंक बैंक्स 33% वेटेज फाइनेंशियल्स का निफ्टी में है, आई थिंक बैंक्स आर लुकिंग बेटर। एचडीएफसी आल्सो, सिंस यू रेज्ड एचडीएफसी, the names are no longer bottoming out. For the first time in a quarter, the numbers were better. Otherwise, there was contraction in names. So I think जो merger हुआ है, at some point of time now the synergies will also start. Kotak was more because of RBI action. Results from Kotak were very good, actually. It was more RBI banning the credit card and digital onboarding. ICICI had a great set of numbers. The leadership continues. Axis had a very good set of numbers. SBI had record profits. For the first time, SBI recorded. In fact, the profits were more than Reliance on a quarterly basis. So I think banks look good. There are some PSU banks where there are still slippages और थोड़ा NPA का issue है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है market will differentiate between well-run PSU banks and averagely run PSU banks. IT में मुझे ऐसा लगता है there will be a year of differentiation. Some IT companies the commentary is very negative. जैसे Infosys है, Wipro है, कुछ हद तक HCL के भी commentary ने disappoint किया, and some commentaries were very, very good. Midcap IT, for example, KPIT was very, very good. Some other companies were very. So I think now, from here on, I think it is about stock selection. आप पूरे सेक्टर को, I think you can't paint with the same brush. आप chemicals देखिए, it's been a very bad performing sector, but 2 companies have reported suddenly better numbers. Right? आज UPL का भी नंबर आया, UPL ने in fact बोला है कि हम अगले साल ग्रो करेंगे. Right? So I think थोड़ा सा you should now have to be, see, when you are 20 times earnings, you have to be stock sensitive. You can't buy the entire market. मेरे हिसाब से 3-4 सेक्टर्स अच्छा करेंगे। रूरल इकोनॉमी इज कमिंग बैक। आप डाबर की कमेंट्री सुनिए, ब्रिटानिया की कमेंट्री सुनिए, टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री सुनिए। आई थिंक द रूरल इकोनॉमी इज कमिंग बैक, व्हिच इज वेरी वेरी गुड साइन। अगर मॉनसून अच्छा रहा एंड रूरल अपटेक आता है, तो आई थिंक एफएमसीजी इज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग वेल, एंड एफएमसीजी डज वेल व्हेन देयर इज मैक्सिमम वोलेटिलिटी। इट्स कंसीडर्ड अ स्लाइटली सेफर। तो एफएमसीजी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और जो रूरल फेसिंग इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है, टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, फार्म इक्विपमेंट अच्छा कर रहा है, एग्रोकेमिकल्स मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गई है। सो दैट इज वन स्पेस आई एम लुकिंग एट। फार्मा इज डिलीवरिंग वेरी गुड नंबर्स। आज सिप्ला रिपोर्टेड रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, पीछे काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। तो स्पेशली जो ब्रांडेड फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, वेयर ड्रग्स आर सोल्ड एज पर प्रिस्क्रिप्शन, एंड देन देयर आर यूएस जेनरिक्स जो आप यूएस में करते हैं, तो उसमें बहुत ड्रग शॉर्टेज है यूएस में इस टाइम। वहां पे भी जो प्राइसिंग प्रेशर है कम हुआ है, तो फार्मा इज लुकिंग वेरी वेरी डिसेंट टू मी। एंड बैंक्स, मैंने आप बोला, मुझे इनफैक्ट बैंक्स अट्रैक्टिव लगते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है अगर वी हैव टू वेट टिल 4 जून, इफ द गवर्नमेंट कम्स बैक, देन द फोकस जो रेलवे, डिफेंस और एनर्जी पे है, मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा। बट उसके लिए आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट टिल the results come out, which is 4th of June. Wanted to ask you about the banking space only. What should one do with the Kotak Mahindra Bank? Or should one approach the strong banks like SBI and ICICI after their earnings? They have reported the good numbers. See, आपको banks को, I think we should divide it into 3 parts. One is obviously banks. Right? Banks में हमें, आप HDFC देखिए, इस टाइम 2.5 book value पे, ICICI actually trading at a premium than HDFC. I think there is an opportunity. Maybe that will take another 1 or 2 quarter to consolidate, but I think valuation wise, HDFC is probably at a 10-15 year low in terms of multiple. ICICI, I think it's clearly now the leader of this market. And I think it has demonstrated good credit growth, great NII, excellent NIMs, very good mix of the loan book, very good fee income. So I think on all parameters, you can tick the boxes. Second, I think SBI is also doing well. So you can, one end you can have banks. There are some mid-sized banks also which are doing well, like Federal Bank. I think आप एक portfolio बना सकते हैं.
Second part should be NBFCs. So NBFCs have been a little out of favor because when interest rates go up, उनका cost of fund ऊपर जाता है. And when cost of funds are like raw material for the bank, right? So if your raw material becomes expensive, and then obviously your margins suffer, which we call at net interest margins in a very simple language. I think as the cost of funds liquidity improves post election, interest rate cycle भी peak पे है. 6 महीने साल में टर्न होगी, रेट कट शुरू होंगे. I think NBFCs could, some good NBFCs can come back, like Poonawalla, Chola. Poonawalla anyways has done well. Chola hai, Bajaj hai. There's some very good NBFCs, right, which are doing. Third is capital market related financials. ये जो थीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप देखिए CDSL के नंबर आए, रोज 1 लाख डीमैट अकाउंट खोला है, पूरे साल में 3 करोड़ डीमैट अकाउंट खोल दिए उन्होंने. तो जितने भी कैपिटल मार्केट प्ले है, एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, AMC है, हमारी SIP बुक 20,000 करोड़ की होगी. मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया था कि SIP बुक डबल हो जाएगी, तो मेरे को काफी ट्रोल किया था लोगों ने 1-1.5 साल पहले. और मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर अभी जो 20,000 करोड़ है, ये हमारे देखते देखते 3-4 साल में 40-50 हजार करोड़ हो जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन है एक्विटी, जो सेविंग्स हमारा इंडिया कर रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो जा रहा है स्टॉक मार्केट पे, अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेंड है. आप देखिए अभी सिर्फ 3 करोड़ SIP इन्वेस्टर्स है इंडिया में यूनिक. 57 करोड़ पैन कार्ड है, 80 करोड़ बैंक अकाउंट है. मुझे लगता है बहुत लंबा रनवे है ग्रोथ का. तो आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए, बैंक्स, अच्छी NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और तीसरा कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो हम बोलते हैं, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, AMC, RTAs जैसे कैंप्स वगैरह. तो आई थिंक इस तरीके से आप फाइनेंशियल बुक लिए रादर देन आप डिफरेंशिएट मत करिए कि कोटक बेटर है, HDFC बेटर है. प्रॉपर बास्केट बनाइए. कोटक के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी RBI ऐसा एक्शन लेता है, इट टेक्स टाइम टू गो. HDFC को साल लगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को टाइम लगा, फेडरल बैंक को, अगर बजाज फाइनेंस को हालांकि 5 महीने में रिलीफ मिलेगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है. बट अच्छा बैंक है, सॉलिड बैंक है, अच्छा लीडर है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है. गुरमीत, ये तो हो गई अभी तक की बात, लेकिन क्योंकि हम जो अब बहुत नजदीक हैं, क्योंकि अब 4 जून को रिजल्ट भी अनाउंस होगा, अब क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में कि मार्केट कैसा और हो सकता है? हम क्या ये मान के चलें कि FIIs की सेलिंग और ज्यादा बढ़ेगी, या जो DIIs जो अभी तक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट में, अब शायद वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे? मतलब अब व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ विद इन दिस स्पैन? देखिए, वो हम हमेशा बोलते हैं ना, खाने में नमक स्वाद अनुसार. आई थिंक इक्विटी भी रिस्क अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बड़ा इवेंट है. तो मेरा 2 तरीके, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, है ना, पहला सिनेरियो लेते हैं कि मेरे पास फ्रेश फंड्स नहीं है और मैं बहुत ज्यादा स्मॉल मिड कैप्स में मेरा एक्सपोजर ज्यादा है पोर्टफोलियो का. मान लीजिए 50% पोर्टफोलियो मेरा स्मॉल मिड कैप्स और हाई बीटा पोर्टफोलियो. उस केस में अगर आप 5-10% या थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ा सा कैश में आना चाहते हैं, बहुत एक्सट्रीम कॉल मत लीजिए, थोड़ा सा रीबैलेंस कर लीजिए लार्ज कैप की तरफ, थोड़ा 5-10% ड्राई पाउडर रखिए, वो आप कर सकते हैं. नंबर 2, अगर आपके पास फ्रेश फंड, तो इलेक्शन के मेरे हिसाब से 2-3 सिनेरियोज प्ले आउट करते हैं. एक, अगर आपके पास फ्रेश फंड्स नहीं है, अगर आपके पास फ्रेश फंड्स नहीं है और आपने लेट्स से लास्ट ईयर आपका पोर्टफोलियो अच्छा किया है, और अगर उसमें मान लीजिए स्मॉल मिड कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा है पोर्टफोलियो, मान लीजिए 50% है, और क्योंकि उस स्पेस में 40-50% का रिटर्न आया है, तो कोई बुराई नहीं है, आप थोड़ा सा रीबैलेंस कर सकते हैं पोर्टफोलियो को. थोड़ा सा आप चाहें तो 10% कैश पे भी आ सकते हैं. नंबर 2, अगर आपके पास फ्रेश फंड्स हैं, तो सिर्फ 4 जून का वेट मत करिए कि मैं इलेक्शन के बाद ही करूंगा, क्योंकि ये बाइनरी इवेंट है. अगर कंटिन्यूटी आती है तो मैं आपको सिनेरियो देता हूँ. 2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने इलेक्शन लूज किया था, तो 2 दिन लोअर सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद बाजार ने बहुत अच्छा किया था. 2000 इनफैक्ट 3 से 7 एक बेस्ट साइकिल है हमारी. सिमिलरली 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट रिपीट हुई थी, तब 2 दिन अपर सर्किट लगा बाजार में. ठीक है. 2019 में भी जब 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई थी, तो बाजार जो है ये, क्योंकि अब हम लाइटर हो गए, हम बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो रिएक्शन दोनों तरफ आएगा. तो इसलिए सिर्फ अगर फ्रेश फंड है तो सिर्फ मैं 4 जून के बाद लगाऊंगा. आई थिंक वो अप्रोच ठीक नहीं है. आप कुछ फंड अभी लगा सकते हैं, कुछ फंड आप 4 जून के बाद लगा सकते हैं. थोड़ा सा रीबैलेंस जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स में बाजार एक्सपेंसिव हो गया. आप उस इलेक्शन को हटा दीजिए, बहुत जगह अर्निंग्स 80-90 पी पे हैं, 100 पी पे स्टॉक्स हैं. एक मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था डिफेंस में, वो 40 टाइम्स EV बाय एबिटा है. मतलब 50 साल की अर्निंग लगेगी आज आपको कंपनी को, अगर अपनी एंटरप्राइज वैल्यू रिकवर करनी है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है विद और विदाउट इलेक्शन. तो जो बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है मार्केट का, माइक्रो कैप्स हैं, बहुत सारे डिफेंस नेम्स हैं, वहां पे आप थोड़ा सा जो है रीबैलेंसिंग कर सकते हैं. फ्रेश पैसे को 2 पार्ट में लगाएं. 50-60% आप 4 जून के पहले लगाएं और बैलेंस फंड आप 4 जून के बाद.
ऑटो स्पेस की बात करें गुरमीत, निफ्टी ऑटो इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई। लास्ट वीक जो है टाटा मोटर्स, एम मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, हमने सबके जो है नंबर्स देखे, दे रिपोर्टेड द गुड नंबर्स. So considering the monsoon also, monsoon is also around the corner. So what's your take in auto space? So I think you have to be a little selective because I think the best of the returns we have seen in last some time. Tata Motors is almost अब मुझे याद है कोविड में 100 रुपीज के नीचे आ गया था, लगभग 1000 रुपए। आज थोड़ा सा गिरा है क्योंकि गाइडेंस उन्होंने थोड़ा सा वीक दिया जीएलआर का। एमएनएम ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है अपने विद इन लास्ट एक सवा साल में। हमने टू व्हीलर्स में भी काफी रैली देखी है। आप देखिए टीवीएस देखिए, हीरो मोटोकॉर्प देखिए, 2000 से अभी 4500 के लेवल पे है। बजाज ऑटो 4-5 हजार से अभी 9000-10,000 के लेवल पे। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा सा रिच हुई है ऑटो की। आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, आप उसकी वैल्यू चेन पूरा मैप करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लग रहा है कि टू व्हीलर्स अच्छा करेंगे, मानसून अच्छा है, रूरल रिकवरी हो रही है, तो आप ऑटो एंसिलरी स्पेस पे भी फोकस कर सकते हैं। कौन से सबसे बड़े सप्लायर हैं? जैसे उनो मिंट अगर आप देखेंगे 40% पोर्टफोलियो का टू व्हीलर का है। बजाज ऑटो मेन क्लाइंट है। एक और स्टॉक है संधार टेक्नोलॉजीज, वो बाइक का फ्रेम बनाता है। तो टीवीएस का जो रेडर है, बाइक के लॉक्स हैं, वो बनाता है। सिमिलरली एक कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, जो हाइब्रिड गियर और असेंबली बनाती है। ईवी पोर्टफोलियो उसका बहुत अच्छा कर रहा है। स्टॉक ने भी कुछ समय से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। तो थोड़ा सा वैल्यू चेन मैप करिए। मैं 2 चीजों में बुलिश हूं। एक, एसयूवी का एक ट्रेंड जो है वो मार्केट में आ रहा है, तो पैसेंजर कार्स को मैं लेके ज्यादा बुलिश हूं। 10 में से 7 कारें अब एसयूवीज और एमयूवीज बिक रही हैं। तो उसमें एमएनएम और टाटा मोटर्स को एक क्लियर लीडरशिप है। तो मुझे लगता है मेरी पसंदीदा चॉइस वहां पे दोनों में वो है। फिर उसको आप वैल्यू चेन अगर आप मैप करेंगे तो आपको उनो मिंडा भी दिखेगा, संधार भी दिखेगा, सोना बीएलडब्ल्यू भी दिखेगा, और सारे ऑटो एंसिलरी दिखेंगे। दूसरी स्पेस जो है विद इन पैसेंजर व्हीकल्स, ईवी एडॉप्शन की है और हाइब्रिड एडॉप्शन की है। तो वहां पे भी मैं थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप इस तरीके से करिए। सीवी मुझे लगता है जो कमर्शियल व्हीकल है, वो जब इंटरेस्ट रेट दोबारा से नीचे आना शुरू होते हैं, ब्रॉडर इकोनॉमी अच्छा करती है, तब सीवी साइकिल मुझे लगता है ज्यादा जोर पकड़ेगी। और मेरी पसंदीदा इस समय जो ओईएम्स में मुझे टाटा मोटर्स अच्छा लगता है, एमएनएम अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स का आगे डीमर्जर भी है पैसेंजर कार और सीवी का, और अभी आज अच्छा खासा करेक्शन आया है स्टॉक में अर्निंग्स गाइडेंस के बाद। तो थोड़ा सिलेक्टिव हुई है, और पूरा सेक्टर हो सकता है अच्छा ना करे। थोड़ा सा इक्विटी से हटके आपका कमोडिटीज पे क्या टेक होगा? क्योंकि गोल्ड भी हमने देखा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो थोड़ा सा करेक्शन आया था प्राइस में, सिल्वर की भी बात करें तो कमोडिटी पे आपका व्यू? कमोडिटी पे एक तो प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड सिल्वर है, जैसा आपने बोला, और एक आपकी कमोडिटीज हैं जिनका इंडस्ट्रियल यूसेज भी है। सिल्वर दोनों तरफ आता है, प्रेशियस में भी आता है, इंडस्ट्रियल यूसेज में भी आता है। गोल्ड कुछ पोर्शन रख सकते हैं आप पोर्टफोलियो पे, क्योंकि गोल्ड एक हेज होता है वोलेटिलिटी के अगेंस्ट। तो कभी भी कोई नेगेटिव इवेंट होता है, हमने देखा है कोविड हुआ या पीछे वॉर हुआ, कभी भी नेगेटिव इवेंट होता है तो गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। अभी सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड ले रहे हैं क्योंकि आगे यूएस में भी उनको कंसर्न है डॉलर को लेकर, जो यूएस का डेट लेवल है। तो गोल्ड आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं 5 से 10%। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड लेने का। उसमें आपको 2.5% ब्याज भी मिलता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं 8 साल तो कैपिटल गेन भी बिल्कुल मार। तो बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड को प्ले करने का। डिजिटल है, टैक्स एफिशिएंट है, और आप गोल्ड के प्राइस में पूरा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमोडिटीज में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मैं नॉन फेरस को लेके थोड़ा सा ज्यादा, जिसमें आपका कॉपर एल्यूमिनियम आता है, बाकी आता है, पर फेरस से है। और क्योंकि ये टैक्टिकल है तो इसमें आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग माइंडसेट रखना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 5 साल के लिए टाटा स्टील ले लूंगा। टाटा स्टील का 2009-2019 का भाव सेम था, 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं आया, और 2019 से फिर जब साइकिल शुरू हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है जब एक बार थोड़ा चाइना में रिकवरी आती है, ग्लोबल मार्केट थोड़ा ग्रोथ आउटलुक इंप्रूव होता है, तब शायद मेटल्स में आपको फोकस करना चाहिए। कॉपर और एल्यूमिनियम हमें अच्छा लगता है, तो हिंदाल्को उसका एक अच्छा प्ले है। वो आगे नोबलिस को लिस्ट भी करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा टैक्टिकल रही है। बहुत बहुत लंबा नजरिया लेके आप गोल्ड में एंटर नहीं कर सकते, कमोडिटीज में एंटर नहीं। चलिए, बहुत सारे सवाल आपसे हो गए। एक आखिरी सवाल, एक सिंपल एडवाइस दे दीजिए हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या करें। देखिए, मैंने एक चीज सीखी है अपने 20 साल की जर्नी में, कि जब सबसे ज्यादा डर लगता है बाजार में, वही यूजुअली हाइंडसाइट में सबसे अच्छा समय होता है पैसा लगाने का। आप देखिए कोविड था, निफ्टी 12,000 से 8,000 आया, हमको ये भी नहीं पता था, हम पता नहीं सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे।
और मार्केट रिकवर किया। वॉर हुआ रशिया यूक्रेन का, यूएस ने 11 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, वो सबने बोला यूएस में रिसेशन आ रहा है। इजराइल हमास का वॉर हुआ, लोगों ने बोला वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इजराइल और ईरान का एस्केलेशन हुआ, लोगों ने बोला अब वर्ल्ड वॉर होगा। अब ये इलेक्शन का डर, कोई ना कोई डर मार्केट को सताएगा हमेशा, है ना। और मार्केट में कहावत है हमेशा, एक वो कहते हैं ना, वॉल ऑफ वरी को क्लाइंब करता है हमेशा। तो जब आप देखिए, आपकी हमारे रिलेशन है लाइफ में, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो है इंटीग्रल पार्ट है, और इक्विटी के भी है। तो आप सिर्फ अच्छे पार्ट में रहेंगे और खराब पार्ट अवॉइड कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो बोलते भी हैं वो गलत बोलते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बैड फेसेस को अवॉइड करना मार्केट में, पर जरूरी है बैड फेसेस, तभी गुड फेसेस का वैल्यू समझ में आता है। करेक्शंस में जो एक्सेसेस होते हैं वो निकलते हैं सिस्टम से। तो मेरा ये मानना है कि जब सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जब सबसे ज्यादा आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं है, वो यूजली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। जब बाजार एकदम ऊपर जा रहा है उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड अगेंस्ट है आपके, क्योंकि वो ऑलरेडी गुड न्यूज को जो है प्राइस कर रहा है। तो डिसिप्लिन वे से हमेशा इन्वेस्ट करिए, क्विक मनी मत चेज करिए। कोई भी यहाँ पे आपको जल्दी पैसा बनाने के लिए नहीं बैठा है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे टिप्स आती हैं कि ये लेने से हो जाएगा या ऐसे, ये सब बिल्कुल अवॉइड करिए। और गोल बेस्ड जर्नी करिए आप अपनी। अगर आपका गोल 2028-29 का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 4 जून को क्या होने वाला है। बॉम्बे में कहावत है, देखिए वॉरेन बफेट एक बात बोलते थे कि नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। हमारे अगले 10 साल बहुत अच्छे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा, एक बॉम्बे में कहावत है कि अगर चर्च गेट से विरार लोकल ट्रेन जाती है तो कई बार आपको चर्नी रोड पे या ग्रैंड रोड पे बोर्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तो स्टेशन पीछे जरूर जाती है पर डेस्टिनेशन उसकी विरार है, क्योंकि हो सकता है चर्च गेट पे जगह ना मिले आपको। तो अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे कि मैं 4 जून को निकलने देता हूँ, फिर कल को कोई और डेट आ जाएगी, यूएस की फेड पॉलिसी आ जाएगी, तो हो सकता है आप ट्रेन मिस करें। वॉरेन बफे ये भी बोलते हैं कि बाजार की गिरावट से घबराइए मत, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपसे बात करने के लिए। इट वॉज रियली फन एंड लवली टॉकिंग टू यू। Always look forward to more. तो चलिए, आज इस शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप ओ माई फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।